नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक का नाम है। ठीक है, हम जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिफरेंस बना करके हम इसके इर्द गिर्द जितने थ्योरी होंगे वो भी हम कंप्लीट करते जाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसमें इससे हम पहले हमारा जो है 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। ये आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, किसका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, और यदि कितने एग्जाम में पूछा है, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में आपको 2018 में पूछा 31/8 को। फिर यही प्रश्न जो है आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ 10/8/18 को। फिर यही सेम प्रश्न जो है आपको रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कितना इजी प्रश्न है, वो भी आप समझिएगा। ठीक है, देखिए आवेश जो है, आवेश बराबर जो है यानी कि करंट आई बराबर जो है आपको Q/T होता है। ठीक है, Q/T होता है करंट आई बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है, Q जो आपको चार्ज है यानी कि आवेश है, और ये T क्या है आपको टाइम है। ठीक है, और I क्या है, ये आपको करंट है। बात समझ में है, क्या I क्या है, करंट है। तो यानी यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो चार्ज बराबर हो जाएगा करंट I और इंटू हो जाएगा टाइम T। ठीक है, चार्ज आई इंटू टाइम टी। और इसी को जो है हम करंट को किस में मापते हैं, तो करंट को मापते हैं हम एम्पियर में और टाइम को मापते हैं हम सेकंड में। यानी कि 1 एम्पियर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम 1 कूलम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। यानी कि 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी 1 एम्पियर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। और विद्युत आवेश का जो है यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1 कूलम जो है आपको विद्युत आवेश का यानी कि चार्ज का यूनिट होता है। यानी कि बी इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो या तो वो एक कूलम दे दे और नहीं तो जो है एम्पियर सेकंड भी देगा, तो भी आपको चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकंड भी हो जाएगा। यानी कि 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 कूलम बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। बात समझ में आया, इसलिए ये आपको या एम्पियर सेकंड दे दे या तो कूलम दे दे, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, वोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्टेज का यानी कि विभवांतर का। केल्विन जो है वह किसका मात्रक होता है, आपको टेम्परेचर का। ठीक, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, यह मास का यानी कि द्रव्यमान का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि आपको प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है, समय का इकाई है, द्रव्यमान का इकाई है, प्रकाश की तीव्रता का इकाई है या दूरी का इकाई है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई के प्रश्न में। ठीक है, 14/12/2014 के एग्जाम में आया हुआ है। और यही प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, 1 फरवरी 2021 का प्रश्न ये है आपका। तो प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है आपको प्रकाश वर्ष। किसका मात्रक होता है, यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है आपको प्रकाश वर्ष। क्लियर है। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत लंबी दूरी किसका, तो अगर हम ब्रह्मांड में देखें कि एक सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, तो इसे मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और प्रकाश वर्ष से भी जो है वह बड़ी एक मापने का जो है यूनिट होता है, उसे कहा जाता है आपको पारसेक। यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक और दूसरी सबसे बड़ी इकाई है आपको प्रकाश वर्ष। बात समझ में। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो है, यह प्रकाश का मतलब लाइट और वर्ष का मतलब ईयर। यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। बात समझ में आए, उसे हम क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर भी कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, आपको लाइट ईयर।
ठीक है, आपका लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46, कितना होता है? तो 9 पॉइंट, ठीक है, 9.46 और इंटू हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब कितना हो जाएगा? तो 9.46 और इंटू हो जाएगा 10⁻15, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी यूनिट होती है? तो दूरी मापने के लिए इकाई जो आपको प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, और दूरी मतलब कौन सा? आपको एस्ट्रोनॉमिकल दूरी, यानी कि जो आपको पृथ्वी से एक ग्रह की दूरी कितनी है या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है, तो वो सब मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल में जो है आपको दूरी मापने की एक और इकाई होती है जिसे हम कहते हैं पारसेक। किसे कहते हैं? पारसेक। ठीक है, और एक पारसेक बराबर क्या होता है? ठीक है, एक पारसेक यानी एक पारसेक बराबर होता है, ठीक, आपको 3.08। ठीक है, आपको अगर एक पारसेक बराबर जो है 3 पॉइंट, अगर प्रकाश वर्ष में देखेंगे तब तो 3.26, ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा एक पारसेक। अगर इसी को हम किलोमीटर में देखें या मीटर में देखें तब कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻, कितना? 16 मीटर में। बात समझ में आया? तो एक दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तब पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्लियर है? और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर? तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। ये एकदम पूरा आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। क्लियर? यानी कि डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 कहता है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अभी आपको बताया प्रकाश वर्ष जो है इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, किसके मापन के लिए? दूरी, यानी कि डिस्टेंस के मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 12 किलोमीटर, और अगर मीटर में देखेंगे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻, कितना? 15 मीटर। ठीक, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। क्या होती है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो आपको 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। बात समझ में है? और प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश यानी लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्लियर है? यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मापने की इकाई है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24 जो है कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऐसे ऐसे ही साइंस के इजी प्रश्न आपको रिले में आएंगे, इसीलिए घबराने का नहीं है। ठीक है, संयम बना के पढ़ते रहिए। आपका जितने साइंस के प्रश्न है उम्मीद करता हूं कि आपको छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया है कूलम, ओम, जूल या तो न्यूटन। ये कितने एग्जाम में पूछा हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वह क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कूलम किसका एसआई मात्रक होता है? तो कूलम जो है आपको चार्ज का एसआई मात्रक होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आपका चार्ज का एसआई मात्रक है। जूल जो है वह किसका एसआई मात्रक है? जूल जो हम कार्य का भी एसआई मात्रक होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और न्यूटन किसका मात्रक होता है? ये आपको फोर्स का एसआई मात्रक यानी कि बल का। बात समझ आया? यानी प्रतिरोध का किसका एसआई मात्रक है? यानी ओम का। ठीक, और रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए होता है। बात समझ में आया? या हम यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर आई इंटू आर। तो आर का मान कितना हो जाएगा? V बटा आई, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज और प्रवाहित करेंट का रेशियो जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम। क्लियर हुआ?
अच्छा, इसका जो ओम जो ये यूनिट है, इसका यूनिट जो है वह किसके नाम पर पड़ा है? तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। ठीक है, यह नाम पड़ा है आपका, ओम जो नाम यूनिट जो पड़ा है वह आपको जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, साइमन ओम के नाम पर। ठीक है, इसी आपको वैज्ञानिक के नाम पर जो है आपको प्रतिरोध का यूनिट जो है वह क्या कहलाया? ओम कहलाया। यानी कि उन्होंने कहा था कि एक वायर में जो प्रवाहित मतलब कि जो करंट फ्लो करता है आई, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो इसका संबंध जो स्थापित किया जाएगा जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, आपको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई का, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। बात समझ में आए? तो ये आपका ओम का नियम ही है, और ये ओम का नियम दिया था आपको जॉर्ज साइमन ओम ने, और इसी के नाम पर जो है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? आपको ओम कहलाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है, देखते हैं। कह रहे किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? देखिए कितना इजी प्रश्न है। ठीक है, तो ओम जो है किसका मात्रक होगा? तो ओम जो है आपको मात्रक होगा किसका? ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है, कूलम क्या हो जाएगा? कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से भी लिखते हैं। धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर जिसे हम कैपिटल ए से भी लिखते हैं। और विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, जिसे हम किससे लिखते हैं? आपको कैपिटल वी से लिखते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। ठीक है, जिसे हम स्मॉल यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? तो किस भौतिक राशि का जो है मात्रक एसआई यूनिट ओम है, तो आपको प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वह कार्य की इकाई नहीं है? ठीक है, किसकी इकाई नहीं बोल रहा है? कार्य की जो है वह इकाई नहीं है बोल रहा है। ठीक है, आपको नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कार्य की इकाई नहीं है। प्रश्न क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो है आपको पूरा फंसाने के लिए दिया है। टोटल सीधा पूछता है कार्य का इकाई यानी कि वर्ग की इकाई नहीं है, वही पूछता आपको बन जाता है। लेकिन ये जो पूरा जो है वो आपको फंसाने के लिए दिया है कि आपको किया गया कार्य W बराबर जो होता है, ठीक है, आपको फोर्स और इंटू होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु में जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उस दिशा में क्या होगा? वस्तु जो है वह मतलब कि डिस्प्लेस्ड होगा। यानी कि ये वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर जो अगर इस दिशा में क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना फोर्स लगा दें, ठीक है, तब ये वस्तु क्या हो जाए कि मतलब विस्थापित हो जाए, यानी कि यहाँ से जो है वह कहाँ चल जाए? आपको यहाँ पर आ जाए। यानी कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यही आपका कैपिटल स्मॉल डी है। ठीक है, तो बल लगाने के बाद बल की दिशा में अगर वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है, यानी पिंड विस्थापित होती है यानी डिस्प्लेस्ड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्क कहते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से कैसे? डब्ल्यू वर्क बराबर जो होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और इंटू क्या हो जाएगा? फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क बराबर जो है क्या होता है? फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? तो वर्क का जो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कार्य की इकाई जो है यानी कि ये वर्क का यानी कि ये क्या है? वर्क है, यानी इसी को हम कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्य की इकाई जो है यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसके कई यूनिट होते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूटन यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूटन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर हो जाएगा। तब पहला यूनिट तो हो गया आपको न्यूटन मीटर। ठीक है, दूसरा यूनिट इसका जूल होता है। ठीक, कार्य को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। और तीसरा यूनिट जो है आपको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से जो है वो फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सलरेशन। और मास को लिख सकते हैं हम केजी, और एक्सलरेशन को लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर मीटर, तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और पर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। यानी कि वर्क का हम 3 यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आ जाइए।
जूल जो है कार्य का इकाई है, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कार्य का इकाई है, ठीक है। आपको न्यूटन मीटर भी कार्य का इकाई है, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यह वो कार्य का इकाई नहीं है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह किसका इकाई है, ठीक है, यह आपको फोर्स का इकाई, ठीक है, किसका इकाई है, फोर्स का इकाई। फोर्स बराबर जो होता है क्या होता है, मास और गुने होता है एक्सेलरेशन, यह भी यहाँ पर हमने लिखा। मास को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किसका यूनिट है, तो आपको फोर्स का यूनिट, ठीक है। ये आपको कार्य की इकाई नहीं है। तो पूछ रहा था नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि किसका यूनिट नहीं है कार्य का, तो आपको ये कार्य का इकाई यूनिट नहीं है, ठीक है, यह बल का यूनिट है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, प्रश्न समझ में आया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, ठीक है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, आपको हाइपरमेट्रोपिक होता है, डायोप्टर होता है, मायोपिक होता है, या आपको प्रेस बायोपिक होता है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 13/1/2021 का प्रश्न, सेकंड शिफ्ट का। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपको डायोप्टर होता है, क्या होगा, डायोप्टर होगा, ठीक है। और लेंस की शक्ति क्या होती है, तो लेंस की शक्ति जो होता है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती जो है वह लेंस की शक्ति कहलाता है। यानी कि आपको लेंस की शक्ति बराबर अगर लिखते हैं लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 बटा फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, लेंस की शक्ति हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं, ठीक। और लेंस की शक्ति को मापते हैं किसमें, जिसका यूनिट जो होता है आपको डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डी से। बात समझ में आए, तो यानी कि लेंस की शक्ति यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है, 1/f हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपको यूनिट हो जाएगा कैपिटल डी हो जाएगा। बात समझ में आए। जैसे ये आपका प्रश्न जो आपको किससे है, लाइट से है। जब हम लाइट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम डिटेल से इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसी में जो आपको निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है और जरा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित जो लोग होते हैं उसमें नजदीक के वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बहुत फेमस प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष देखिए नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा दोष है जो कि निकट का है, ठीक है। तो यानी निकट का वस्तु नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, तो उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में जो है निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, ठीक। किस लेंस का, अवतल लेंस का। और अवतल लेंस कैसा होता है, यानी कि जब दोनों दिशा में क्या दोनों तरफ जो है वो क्या धसा हो, तो इसे हम कहेंगे अवतल लेंस। तो इस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। आपका दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष में, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है कि दोष जो है वो दीर्घ दृष्टि में है, नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष में जो है आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसके उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न बहुत आता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपको जरा दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि बीच वाला, यानी कि यह जो आपको उम्र के साथ, यानी कि जब लोग वृद्धावस्था में पहुंचता है तब आपको जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। क्लियर है, यानी कि वृद्धावस्था के कारण जो है आंख का सामंजस्य क्षमता जो है क्या होता है, घट जाता है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, ना ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। क्लियर है। और इसके लिए जो होता है कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, तो बाईफोकल लेंस, यानी कि उसमें दोनों रहेगा। बात समझ में आया। तो ये आपको लाइट जो चैप्टर है वहां पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा याद रख लीजिए इसको। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये फोकस दूरी क्या है कि लेंस का जो है वो सेंटर से
जो दूरी होती है जहाँ पे वस्तु को रखते हैं वो उसको हम फोकस दूरी या स्मॉल एफ कहते हैं। ये हम डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो लेंस की शक्ति का सही मात्रा क्या हो जाएगा, आपको डायोप्टर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। ठीक है, आपको रेडियोधर्मी पदार्थ में जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जित होते हैं विकिरण, तो उस विकिरण को जो है वह किससे मापते हैं। ठीक है, विकिरण को जो है आपको किससे मापा जाता है, कह रहा है कि आपको वाट से मापते हैं, बिल्कुल नहीं। वाट किसके लिए होता है, शक्ति के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, पास्कल, पास्कल होता है आपको दाब का मात्रक, किसका मात्रक होता है, दाब यानी कि प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का मात्रक होता है। एम्पियर जो है आपको करंट का मात्रक होता है, करंट मतलब धारा का मात्रक। तो बाकी कौन बच गया, तो क्यूरी। तो क्यूरी जो है रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित होने वाले विकिरण को की मात्रा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी क्यूरी। ठीक है, क्यूरी से जो आपको रेडियोधर्मी पदार्थ का मतलब क्या होता है, उसमें मतलब अपने आप जो है वो उत्सर्जन होते रहेगा विकिरण, उसी पदार्थ को हम रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं और इसके प्रोसेस को जो है रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो विकिरण बाहर निकल रहा है वह कितना विकिरण कम निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, तो उस मात्रा को मापने के लिए हम किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यूरी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि हम इंडस्ट्री वगैरह में जो है शक्ति यानी कि पावर, शक्ति माने क्या है, सॉरी, शक्ति का मतलब है आपको पावर, यानी कि पावर का जो है वह उद्योग में इकाई हम क्या यूज करते हैं, कहाँ पे, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में। पावर माने शक्ति, ठीक है, तो शक्ति यानी पावर के लिए इंडस्ट्री में जो है कौन सा इकाई यूज होता है, तो इसके लिए वो किलो वाट यूज करते हैं, वाट यूज करते हैं, आज शक्ति यूज करते हैं या जूल यूज करते हैं। ठीक है, तो उद्योग यानी इंडस्ट्री में पावर के लिए जो है हम अश्व शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, क्या होता है, हॉर्स पावर। और इस हॉर्स पावर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचपी। क्या लिखते हैं हम, एचपी लिखते हैं। ठीक है, इसे हम क्या लिखा जा सकता है, तो इसे जो है वह एचपी लिखा जाता है। और एक हॉर्स पावर बराबर यानी कि एक एचपी का मान जो है वह कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्री में जो है जैसे देखिए शक्ति के लिए जो है इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वाट। ठीक है, लेकिन इसको हम वाट, छोटा रहेगा तो वाट में मापेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम किलो वाट में मापेंगे। और अगर हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, जैसे आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जॉब करिएगा या आप रेलवे का इस्तेमाल, मतलब जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े मोटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उस मोटर का जो है यूनिट जो होगा वो आपको एचपी में होगा कि 10 एचपी का मोटर है, 20 एचपी का मोटर है, तो वह आपको एचपी का इस्तेमाल जो आपको इंडस्ट्री वगैरह में शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इकाई में मापी जाती है। ठीक है, और एक एचपी बराबर जो है कितना वाट होता है, तो 746 वाट जो है वह एक एचपी बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अब घर में भी जो है आप देखते होंगे कि जो पंप मोटर आपके घर में जो इस्तेमाल होता है, आप पानी को मतलब कि टैंक तक पहुंचाने के लिए, तब बोला जाता है कि हाफ एचपी का मोटर दो या 1 एचपी का मोटर दो। ठीक है, तो यही वही वाला एचपी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर, माने घोड़ा वाला पावर। क्लियर है, हॉर्स पावर। तो इंडस्ट्री में जो है वह शक्ति के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डी क्या हो जाएगा, आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आपको ऐसे शक्ति का जो अगर इंडस्ट्री को छोड़ दे तो वाट भी जो है शक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, शक्ति के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। या हम कार के, और ये जूल जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, या आपको कार के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, किलो वाट ये भी आपको शक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन शक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर की पॉइंट दिया आपको उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में, यहाँ पे इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंडस्ट्री में या कॉमर्शियली हम किस शक्ति के लिए कौन सी इकाई यूज करते हैं, तो आपको अश्व शक्ति यानी कि एचपी का यूज किया जाता है। बात समझ में, तो वाट और किलो वाट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या
30 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है वो कार्य बटा होता है क्या? समय। यानी कि पावर बराबर जो है वर्क बाई टाइम, यानी कि कार्य करने के दर को ही क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है आपको इतना बार बता रहे हैं, तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट। और एक वाट बराबर जो है यहाँ से लिख सकते हैं कितना? यानी कि जूल, ठीक है, पर सेकंड जो है आपको शक्ति की इकाई हो सकता है। तो या तो वाट दे दे या तो जूल पर सेकंड दे दे, तो भी दोनों जो है आपको क्या हो जाएगा? शक्ति की इकाई हो जाएगी। ठीक है, वोल्ट किसकी इकाई है? तो वोल्ट जो है आपको वोल्टेज की इकाई है, यानी कि विभवांतर की या विभव की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? या वो करंट की इकाई है। किसकी इकाई हो जाएगी? करंट की इकाई है। और केल्विन जो है आपको वह टेम्परेचर की इकाई, यानी कि तापमान का। बात समझ में आया? तो कार्य करने के दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट या तो जूल पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? किसको मापना है? ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या हो गया? साउंड। यानी कि साउंड को मापने के लिए जो है वह कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? पहला कह रहा है कि डेसिबल, दूसरा कह रहा है हर्ट्ज, तीसरा कह रहा है वोल्ट, चौथा कह रहा है ओम। ठीक है, तो साउंड को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल। और इसको डेसिबल को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल डी और स्मॉल बी। ठीक है, डेसिबल। अभी हमारे मनुष्य के लिए यानी हम लोग के लिए कितना डेसिबल का साउंड जो है वह खतरनाक होता है और कितना डेसिबल का साउंड जो है वह मतलब कि कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य के लिए जो है वह हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम लिखते हैं WHO, तो WHO ने जो है एक रिकॉर्ड जारी किया है जिसके अनुसार अगर आपके 45 डेसिबल का साउंड है, कितना डेसिबल का? 45 डेसिबल का साउंड है, तो यह मानव के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। मानव के लिए, ठीक है, वह सर्वोत्तम होगा। मतलब ठीक ठाक है आपको 45 डेसिबल का साउंड। लेकिन अगर जो है 75 डेसिबल से जो है अगर ऊपर हो जाए, किससे? 75 डेसिबल से ऊपर हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, तब यह साउंड जो है यानी कि यह तीव्रता जो है वह मानव के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। खतरनाक होता है। आप जब क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो जब कोई विकेट गिरता है या कोई छक्का मारता है बैट्समैन, तो वहां पर जो है वो जो साउंड होता है ना, जो चिल्लाते हैं ऑडियंस, तो वहां पर जो आपको टीवी में देखते होंगे कि साइड में लिखता है, ठीक है, कि 105 डेसिबल है या 100 डेसिबल है। तो साउंड को जो है मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो वह किस में माप रहा है? तो डेसिबल में माप रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान दिए भी होंगे। ठीक है, तो वह अगर वो 75 डेसिबल से ऊपर का साउंड तीव्रता है तो वह मानव के लिए खतरनाक हो सकता है। और अभी जो डीजे बजता है उसका तो पूछिए ही मत, ये कितना डेसिबल होता है। ठीक है, तो WHO के अनुसार कितना डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होता है? तो 45 डेसिबल का साउंड। और मानव के लिए खतरनाक होता है कितना डेसिबल का साउंड? तो 75 डेसिबल का साउंड। टाइम लगेगा। क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ध्वनि के मापने के लिए यूनिट क्या है? तो ध्वनि को मापने के लिए यूनिट क्या होता है? अच्छा, इसमें और क्या क्या ऑप्शन था उसको तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, और क्या क्या यूनिट है? तो देखिए, डेसिबल तो ये तो हो गया, यानी कि इसका ध्वनि मापने के लिए इकाई होगी डेसिबल, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको डेसिबल। इसके अलावा ऑप्शन में और क्या क्या? हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये हर्ट्ज मापा जाता है आपको फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में आवृत्ति। ठीक है, वोल्ट मापा जाता है आपको वोल्टेज को, वोल्टेज को। और ओम मापा जाता है किस को? रेजिस्टेंस को, यानी प्रतिरोध को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ठीक है, अभी हमने पीछे बताया
ध्वनि मापने की इकाई को जो हम क्या कहते हैं, डेसिबल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और स्मॉल बी से। और यह 45 डेसिबल जो होता है मानव के लिए सही होता है, और 75 डेसिबल से ऊपर जो है वो मानव के लिए हानिकारक होता है। यह डाटा किसके द्वारा जारी किया गया है, तो WHO के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है। और जो ऑप्शन में दिया है, जैसे आपका न्यूटन है, तो न्यूटन से क्या, न्यूटन किसकी इकाई है, तो न्यूटन आपको इकाई है बल की इकाई है, यानी कि फोर्स की इकाई है। ठीक है। सोन्स जो है वह किसकी इकाई है, सोन्स क्या होता है भाई, सोन्स तो नाम ही नहीं सुना हूं। ठीक है, सोन्स कुछ नहीं होता है भाई, ओम्स हो सकता है, सोन्स क्या होता है पता नहीं। ठीक है, फोन्स ये भी मालूम नहीं। ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो आपको डेसिबल जो आपको ध्वनि की मापने की इकाई है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे NTPC 18/4/2016 का प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33 क्या करता है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार जो है मापा जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो आपको ध्वनि प्रदूषण को जो है वह डेसिबल में मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी आप प्रश्न देखिए और पेन उठाने का जरूरत ही नहीं, आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको तैयारी होना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण को कैसे मापते हैं, तो आपको डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई होता है, आपको दाब का इकाई होता है, इसलिए मैं सभी बताते भी चल रहा हूँ, यानी कि प्रेशर का, कि आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए तो छूटे नहीं। वाट किसका होता है, तो शक्ति का, शक्ति मतलब पावर। ठीक है, इसको मापते हैं हम वाट में। हर्ट्ज जो होता है आपको फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है। ये जब हम AC सर्किट पढ़ाएंगे तो वहां पर हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को किस पदों में मापा जाता है, तो आपको डेसिबल में मापा जाता है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आपको 30/8/2019 का प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। अच्छा, ये एक नया टाइप का आया है, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, और यह आपको रेलवे, ठीक है, SSE में पूछा हुआ प्रश्न है 21/12/2014 का। ठीक है, आपको 8वां सेट का ग्रीन पेपर का प्रश्न है। तो कह रहा है कि प्रतिबल का जो है मापने की इकाई SI में क्या है, आपको kg/cm² में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, व वाट में मापते हैं, या आपको Nm/m² में मापते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिबल होता क्या है। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल जो है एक, मतलब एक तरह का देखिए, एक यूनिट क्षेत्रफल में, ठीक है, एक यूनिट क्षेत्रफल में जो आंतरिक प्रतिरोध बल जो होता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए कि कोई एक टुकड़ा है, ठीक है, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये कोई टुकड़ा है, और इस पे जो हम क्या कर रहे हैं कि इधर से जो हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ये सरफेस एरिया जो है, ठीक है, यह मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आपको अ, क्रिया प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, यानी कि तो यहाँ से जितना फोर्स हम बाहर से लगाते हैं उतना ही फोर्स जो है वह क्या होगा, वो अंदर से लगाएगा। तो ये आंतरिक प्रतिबल जो है, यानी अंदर से जो फोर्स लगा रहा है पर मीटर स्क्वायर एरिया में, इसी को क्या कहेंगे, हम प्रतिबल कहेंगे। यानी प्रतिबल को क्या होता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल, यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल। ठीक है, प्रतिरोधी बल किसमें, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट क्षेत्रफल में। ठीक है, पर यूनिट क्षेत्रफल में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, ठीक है, उसी को तो हम प्रतिबल कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोधी बल, बल को किस में लिखते हैं हम, न्यूटन में। बल का यूनिट होता है आपको न्यूटन, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है आपको मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वह किसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल का ऐसा यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है किसका यूनिट हो जाएगा, प्रतिबल का यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावे जो है और क्या क्या यूनिट है देख लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, आपका यह फोर्स का यूनिट है, यानी कि बल का। वाट किसका यूनिट है, यानी कि पावर का।
ठीक है, यानी कि चलिए हिंदी में लिख देता हूँ इसको समझने के लिए, शक्ति, और ये फोर्स मतलब होता है आपको बल। ठीक, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको सीजीएस में चल जाए, ये है ही नहीं, ऐसा यूनिट नहीं है। क्लियर है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा? आपको प्रतिबल का यूनिट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, 35 की एक क्लास में हम 15 प्रश्न की कोशिश करेंगे खत्म करने का। कर निम्न को मिलान कीजिए, कर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स, आपको मिलान करना है किसका यूनिट कौन सा है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है उसको मापा जाता है आपको वेबर से। ठीक है, किसको मापा जाता है? यहाँ चलिए 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। तो 3 में है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं किसमें? वेबर में। वेबर कहाँ है? आपको बी में, यानी कि ये 3 का हो गया आपको बी हो गया। ठीक है, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको मापा जाता है आपको, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इसको मापा जाता है आपको टेस्ला में। ठीक है, घनत्व को किसमें मापते हैं? ठीक है, इसको मापते हैं हम टेस्ला में। ठीक है, तो इसको माप लीजिए टेस्ला में। ठीक है, तो घनत्व को मापा जाता है आपको टेस्ला में, यानी कि 1 का ए हो जाएगा। बाकी बच गया स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण को मापते हैं हम हेनरी में, यानी क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा आपको सी, ठीक, और 3 का हो जाएगा बी। क्लियर है? यानी कि ए सी बी, तो ए सी बी नहीं है, ए सी बी, यानी कि डी हो जाएगा क्या? आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बात समझ में आया? चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं हम वेबर में, स्वप्रेरण को मापते हैं हम हेनरी में, और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी को मापते हैं हम किसमें? टेस्ला में। ठीक है, यह पूरा जो है आपको वह मैग्नेटिज्म प्रश्न है, चुंबक से संबंधित आपको प्रश्न है। जब हम वहां पर डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और स्वप्रेरण क्या होता है। क्लियर है? अभी आप सिर्फ इसका यूनिट आप ध्यान में रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी क्लास को सब्सक्राइब करने बोलिए। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को जो है वह क्लियर कर सकूं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई और टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्लास जो है वह अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।